प्रिय विद्यार्थियों तथा सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। मैं रामनाथ सिंह पटले उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला विकासखंड बरघाट जिला सिवनी में पदस्थ हूँ। विद्यार्थियों, आपने एमपी मोबाइल स्कूल चैनल पर मेरे अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों से संबंधित वीडियो देखे होंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि एमपी मोबाइल स्कूल चैनल के समान ही इस चैनल को भी अपना साथ तथा स्नेह अवश्य प्रदान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने सहपाठियों से भी शेयर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी 2 और 3 अंक के प्रश्नों की जानकारी लेकर आए हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह है सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे सकारात्मक अर्थशास्त्र उस आर्थिक विश्लेषण को कहते हैं जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि विभिन्न तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। यह विश्लेषण विभिन्न आर्थिक तंत्र के क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के रूप में कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक व्यवहारिक बात है। दूसरा प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बाजार अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियाँ यानी मांग पूर्ति की शक्तियों के अनुसार कीमत आदि का निर्धारण होता है, वही बाजार अर्थव्यवस्था में भी होता है। प्रश्न क्रमांक 3, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे सीमांत उपयोगिता अर्थात उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अथवा सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि कुल उपयोगिता में प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से जितनी वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न 4, कुल उपयोगिता का क्या अर्थ है। उत्तर, वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता या संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अथवा कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। अगला है प्रश्न 5, बाजार किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, बाजार का अर्थ सामान्यतः एक ऐसे स्थान से लगाया जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता एक जगह होते हैं और आपस में आर्थिक लेन देन करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का आशय थोड़ा अलग है। उत्तर में हम लिखेंगे अर्थशास्त्र में बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। तो वस्तु विशेष यानी यहाँ पर बाजार से तात्पर्य है एक वस्तु, जैसे सीमेंट का बाजार, लोहे का बाजार, सोने का बाजार, सब्जी का बाजार। चैपमैन एक अर्थशास्त्री हुए, उनके अनुसार बाजार किसी स्थान को नहीं बतलाता है वरन वह किसी वस्तु अथवा वस्तुओं तथा उनके ग्राहकों और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है जो एक दूसरे के साथ सीधी प्रतियोगिता करते हैं। तो यहाँ पर स्थान विशेष की बजाय एक वस्तु के सभी संभावित विक्रेताओं तथा क्रेताओं का जो आपसी संपर्क के माध्यम से व्यापार होता है उसे हम बाजार कहेंगे। प्रश्न 6, पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। उत्तर, बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता हों जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय विक्रय करते हों तथा बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित हो, तो बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी क्रेता या विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है।
पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए कोई भी क्रेता या विक्रेता इस स्थिति में नहीं होता कि वह वस्तु की मांग को या वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सके। प्रश्न 7, द्विअधिकार किसे कहते हैं? तो बाजार की वह स्थिति जिसमें दो विक्रेता होते हैं तथा दोनों एक ही वस्तु बेचते हैं, द्विअधिकार बाजार कहलाता है। द्विअधिकार बाजार में दोनों विक्रेता वस्तु की पूर्ति तथा कीमत पर नियंत्रण रखते हैं। प्रायः दोनों विक्रेता एक जैसी वस्तु का विक्रय करते हैं, किंतु कभी कभी वस्तु विभेद भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 8, अल्पाधिकार किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, बाजार की वह स्थिति जिसमें थोड़े से विक्रेता होते हैं, यदि इनमें से कोई विक्रेता या फर्म अपने उत्पादन अथवा वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता है तो इसका दूसरे विक्रेताओं की कीमतों तथा बिक्री की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। इसको आप ऐसा समझें कि जैसे टीवी का बाजार, एलईडी टीवी के बाजार में सैमसंग, एलजी, वीडियोकॉन, सनसुई, इस तरह से जो विभिन्न कंपनियां हैं, ये बहुत अधिक नहीं है, 8-10 कंपनियां हैं जो टीवी बनाती हैं। तो अगर एक कंपनी अपनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करती है, कीमत को कम करती है, तो दूसरे कंपनियों की टीवी की बेची जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी दूसरी कंपनी की टीवी की मांग कम हो सकती है। तो इस प्रकार एक कंपनी या एक विक्रेता वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा या कीमत को प्रभावित कर सकता है। अतः एक विक्रेता द्वारा कीमत अथवा बेची जाने वाली मात्रा में सभी परिवर्तनों की अन्य विक्रेताओं द्वारा प्रतिक्रिया होती है, जैसे कार, टीवी, इस्पात आदि का बाजार। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। नंबर 2, पूंजीवाद में लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। नंबर 3, आर्थिक गतिविधियां बाजार के अनुसार संचालित होती हैं। नंबर 4, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। तथा नंबर 5, इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। प्रश्न क्रमांक 10, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत यंत्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय एक देश की किसी वर्ष विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए किसी एक वर्ष की आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देखें कि वर्ष 2001 की प्रति व्यक्ति आय बराबर 2001 की राष्ट्रीय आय भाग 2001 की जनसंख्या। तो जिस वर्ष की हमको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी हो, उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्तर, टिकाऊ वस्तुएं अंतिम वस्तुओं में से कुछ तुरंत अथवा अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होती हैं। इनका जीवन काल आहार और वस्त्र जैसी वस्तुओं की अपेक्षा लंबा होता है। ऐसी वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। उपयोग के आधार पर टिकाऊ वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं तथा टिकाऊ पूंजीगत वस्तुएं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये समझ लें कि टिकाऊ वस्तुएं और दूसरी होंगी गैर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं ऐसी जो कि उपभोग के दौरान जल्दी समाप्त नहीं होती हैं, जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे साइकिल, टीवी, मोटरसाइकिल, टेबल, कुर्सी, इस तरह की वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं हैं। और इन टिकाऊ वस्तुओं में भी कुछ ऐसी हैं जो हम अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साइकिल हम अपने प्रयोग के लिए साइकिल रखते हैं या खरीदते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कि उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम कहेंगे टिकाऊ पूंजीगत वस्तुएं। जैसे कि सिलाई मशीन, सिलाई मशीन से कोई व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकता है, तो सिलाई मशीन टिकाऊ पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, विनिमय की वह प्रक्रिया जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति अपनी वस्तु अथवा सेवाओं को
एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, वस्तु विनिमय कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। इसके लिए आवश्यकताओं के उभय संयोग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उभय संयोग से तात्पर्य है, मान लीजिए कि हमें अपनी गाय के बदले बकरियां खरीदनी हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो हमें बकरियां देकर के गाय ले सके। तो इस प्रकार वस्तुओं का उभय संयोग यह वस्तु विनिमय की एक अनिवार्य शर्त होती है। दो ऐसे व्यक्ति आपस में मिलेंगे जिनकी आवश्यकताएं एक दूसरे के द्वारा पूरी की जा सकती होंगी, तभी वस्तु विनिमय हो सकता है। प्राचीन काल में इस तरह की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में सारे आर्थिक लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, बैंक किसे कहते हैं? उत्तर, किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों को उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है तथा जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है। अथवा व्यापक अर्थ में जो व्यक्ति या संस्था ब्याज के बदले धनराशि उधार देने या लेने तथा साख के हस्तांतरण का कार्य करती है, बैंक कहलाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और भी समझ लें कि केवल ब्याज के बदले धनराशि को उधार देना या लोगों का धन अपने पास सुरक्षित रखना यही बैंक नहीं है। इसके अलावा साख का सृजन करना बैंक की अनिवार्य शर्त होती है। यानी जो व्यक्ति या संस्था रुपए उधार देने या लोगों की जमाएं स्वीकार करने के अलावा साख का सृजन करता है, वह व्यक्ति या संस्था बैंक कहलाती है। अगला प्रश्न है, सरकारी बजट के दो अवयव लिखिए। उत्तर, सरकारी बजट के दो अवयव हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या है? जिसमें सरकार को कर आगम तथा गैर कर आगम से होने वाली प्राप्तियों तथा व्ययों को दर्शाया जाता है। और दूसरा होता है पूंजीगत बजट, जिसमें सरकार को ऋणों से होने वाली प्राप्तियों तथा व्ययों को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट का अर्थ लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय और सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुमानित ब्यौरा रहता है। रेने स्टोर्न के अनुसार बजट ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय की एक प्रारंभिक प्रस्तावित योजना होती है। तो विद्यार्थियों, आप देखें कि बजट आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है, मतलब ये प्रारंभिक योजना है, आगामी वर्ष की ये प्रारंभिक योजना है। साथ ही इसमें अनुमानित आय या व्यय को दिखाया जाता है, तो इसलिए ये क्या है? अनुमानित ब्यौरा होता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि, जो सामान्यतः 1 वर्ष होती है, में वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन या अदायगी संतुलन कहलाता है। अंग्रेजी में इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। भुगतान संतुलन में दृश्य मदें, जिसमें आयात और निर्यात के साथ साथ अदृश्य मदें, सेवाएं तथा संपत्तियों को भी शामिल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, वह दर जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों से विनिमय किया जाता है, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अथवा विदेशी विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि एक अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिए भारत का कोई व्यक्ति 74 रुपये का भुगतान करता है, तो हम कहेंगे कि विदेशी विनिमय दर क्या है? $1 बराबर 74 भारतीय रुपये। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र विषय की जो जानकारी हमने आपको दी, अवश्य ही आपको पसंद आई होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नए चैनल पटले मासा को भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।